पतंजलि कंपनी को सब जानते हैं, लेकिन इसके दो साइड्स हैं। पहला साइड है जो बहुत सारे पैसे कमाता है, और दूसरा साइड वो है जो एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो ASCI एंड FSSAI के लॉज को वायलेट करता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर रामदेव कौन है। ये एक फार्मर के बेटे हैं जिनकी इनिशियल एजुकेशन एक सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद वो गए अर्श गुरुकुल महाविद्यालय, और उसके बाद वो गए कलवा गुरुकुल, जहाँ वो आचार्य बालकृष्ण से मिले। बालकृष्ण पतंजलि कंपनी का 94% स्टेक होल्डर है, जबकि रामदेव कुछ भी ओन नहीं करते हैं। लेकिन पतंजलि कंपनी चलती किस बेस पर है? दरअसल ये इंडियंस की लॉयल्टी और पेट्रियोटिज्म का यूज़ करते हैं। ये एक कंपनी शुरू करते हैं एक MNC के स्केल की, जो कि इंडियन रूट से जुड़ी हुई है। इनके प्रोडक्ट्स एक टारगेटेड मार्केट के लिए होते हैं। अब जैसे दंत कांति, जो इनका टूथपेस्ट ब्रांड है, वो लगभग 100 करोड़ का है। इनका हर्बल सोप वो 500 करोड़, इनका आटा 400 करोड़। तो कोई छोटी मोटी कंपनी तो ये है नहीं। इन्होंने अपना सामान बेचना शुरू किया खुद के चैनल से, भले ही वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चिकित्सालय हो या फिर आरोग्य केंद्र। अगर चिकित्सालय को देखें तो वो फार्मेसी जैसी है, जहाँ पर एक स्पेशलिस्ट पेशेंट्स को एनालाइज करेगा और उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड करेगा। आरोग्य केंद्र है वेलबींग सेंटर्स की तरह, और स्वदेशी केंद्र है इनके नॉन ड्रग सेंटर्स, जहाँ पर ये मेडिसिन सेल नहीं करते। आपको लगता होगा कि पतंजलि कंपनी अपने एड्स नहीं करती, लेकिन वो करते हैं। इनके एड्स आते हैं स्टार TV एंड जी पर, जो कि टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनकी एज 40 से 50 साल है, ना कि यूट्यूब पर। और अपनी कंपनी का 2% रेवेन्यू ये एड्स पर स्पेंड करते हैं। अब देखते हैं इसकी ब्राइट साइड। अब जो पतंजलि की मीटिंग्स है वो कोई राउंड टेबल के अराउंड नहीं होती, वो फ्लोर्स पर होती हैं, ताकि लोगों को ये फील आए कि सब इक्वल है। और एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये एक इंडियन कंपनी है जो कि बाहर से आई MNC से बेटर है और ये उनके अगेंस्ट है। लेकिन ये आधा सच है। बहुत सारा सामान जो कि पतंजलि प्रोड्यूस करता है वो पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर नहीं बनता, और ये इस स्केल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल भी है। जो लोग पतंजलि में काम करते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ सेवा वहाँ पर वर्क करते हैं, और जो इनके मार्जिन्स है वो भी काफ़ी हाई है, जो इन्हें अलाउ करता है इनके प्रोडक्ट को एक बहुत ही लोअर प्राइस पे बेचने का इनके कॉम्पिटिशन से। एग्जाम्पल, अगर हम टाटा सोल्ट और पतंजलि सोल्ट को कंपेयर करें तो टाटा सोल्ट 18 रुपीज़ की MRP है और पतंजलि सोल्ट पर 12 रुपीज़ की। तो सीधी सीधी बात है कि अगर कस्टमर मार्केट में जाएगा तो वो किसे चुनेगा, क्योंकि कंज्यूमर का वॉलेट साइज जो इंडिया में है वो काफ़ी छोटा है, और ये उसी चीज़ पर प्ले करते हैं। अगर बात करें हम इसकी डार्क साइड की, तो इतनी बड़ी स्केल की कंपनी होने के बाद इसके कई सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी क्वालिटी एश्योरेंस पर। और ये भी कोई सरप्राइज नहीं है कि इन पे पहले से ही 33 कंप्लेंट्स फाइल है, कई सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स में शामिल है। इसके अगेंस्ट 13 कंप्लेंट्स है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए और ASI स्टैंडर्ड्स को वायलेट करने के लिए। जो इनका च्यवनप्राश का एड था वो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में बैन किया था। इनके प्रोडक्ट्स जैसे आंवला जूस और कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन बैन हो चुके हैं पुअर क्वालिटी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स होते हैं यानी कि CSD, वहाँ पर भी पतंजलि का जो आंवला जूस है उसे सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि जब उसे लैब में टेस्ट किया गया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। राजस्थान में भी जो पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल है वो भी सब स्टैंडर्ड पाया गया जब FSSAI की अलवर लेबोरेटरी ने टेस्टिंग की। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने खुद रामदेव पर 100 केसेस फाइल कर रखे हैं, और भी कई सारे एलिगेशंस इन पर लगते रहते हैं, चाहे वो मिसलीडिंग एड्स हो या फिर प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले उसकी पुअर टेस्टिंग। अप्रैल 2005 से जुलाई 2016 के बीच इन पर 33 कंप्लेंट्स हुई, जिसमें से 21 मिसलीडिंग एड्स की वजह से थी और 17 थी ASCI के स्टैंडर्ड्स को वायलेट करने के लिए। एज ए कंपनी पतंजलि को समझना होगा कि जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे टेस्ट भी करना होता है, क्योंकि कभी कभी नेचुरल चीज़ भी पॉइजन का काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल कालनेग, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इम्यून सप्रेसेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है। कई बार ये कालमेग कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड से भी बेटर काम करता है, लेकिन इसकी भी डोज कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ले तो दिक्कतें बढ़ सकती है। रामदेव को अच्छे से आता है कि कैसे एक नैरेटिव सेट किया जाए, और ये सेम काम किया इन्होंने कोविड-19 के दौरान, जब इन्होंने कोरोना के टाइम एक ड्रग अनाउंस किया जिसका नाम था कोरोनिल। उसको एज कोविड का क्योर इन्होंने मार्केट किया, और उसकी वजह से इन पर कई सारी क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी हुई फॉर मिसलीडिंग एंड पुटिंग लाइव्स ऑफ पीपल एट रिस्क। मद्रास हाईकोर्ट ने भी पतंजलि को 10 लाख का फाइन दिया था, क्योंकि ये फियर और पैनिक को एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस टाइम, उस कोरोनिल को एज अ क्योर ऑफ कोरोना प्रोजेक्ट करके। फरवरी 2021 को कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो या लाइव मिंट, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पतंजलि ने क्लेम किया है कि जो उनकी कोरोनिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अप्रूव की है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड है। न्यूज़ नेशन के एक इंटरव्यू में रामदेव ने एक एलोपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक टेररिज्म के लिए एक्यूज किया, क्योंकि उसने कोरोनिल की इफेक्टिवनेस पर डाउट किया था। 22 फरवरी को WHO की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि उन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को सर्टिफाई या रिव्यू नहीं किया है, और कोरोनिल को भी उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया है। पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक आम कंज्यूमर उन्हें तभी सपोर्ट करेगा जब इन चीप टेक्टिक्स से निकलकर वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर हमारे सामने रखेंगे और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।